किसान, बदलते भारत की शान। हमारे देश में मधु व्यवसाय तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। शहद की लगातार खपत भी बढ़ रही है और निर्यात भी। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा सरकार ने खरीफ सीजन 2025 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जारी की अधिसूचना। किसान 31 जुलाई 2025 तक आवेदन कर धान, कपास, बाजरा, मक्का सहित अन्य खरीफ फसलों का करा सकते हैं बीमा। मौसम में नमी के चलते खरीफ फसलों में कीट एवं रोगों के प्रकोप की होती है संभावना। कृषि विभाग द्वारा समय समय पर किसानों को कीट रोगों के नियंत्रण के लिए दी जा रही है सलाह। कृषि विभाग ने इस समय खाद्यान्न और दलहनी फसलों पर कातरा कीट के प्रकोप की संभावना व्यक्त की। राजस्थान के कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों को दी सलाह। कहा कि कृषक अपनी आय बढ़ाने के लिए अपनाएं नवीन कृषि पद्धति, पारंपरिक और जैविक खेती पर जोर देते हुए कहा कि कृषक रासायनिक उर्वरकों का कम से कम करें प्रयोग। बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। ऐसी जमीनों को खेती करने लायक बनाने के लिए बागवानी, औषधीय पेड़ों का करें रोपण। मानसून पौधरोपण के लिए होता है उत्तम। और अब समाचार विस्तार से। मौसम में नमी के चलते खरीफ फसलों में कई तरह के कीट एवं रोगों के प्रकोप की संभावना बनी रहती है। अगर समय पर इन कीट रोगों की पहचान की जाए तो किसान नियंत्रण कर सकते हैं। कृषि विभाग द्वारा समय समय पर किसानों को कीट रोगों के नियंत्रण के लिए सलाह दी जा रही है और इसी कड़ी में कृषि विभाग द्वारा इस समय खाद्यान्न और दलहनी फसलों पर कातरा कीट के प्रकोप की होने की संभावना व्यक्त की गई है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून वर्षा होते ही कातरे के पतंगों का जमीन से निकलना शुरू हो जाता है। पतंगों को समय पर नष्ट कर दिया जाए तो फसलों में कातरे की लट के प्रकोप को कम किया जा सकता है। कातरा कीट शिशु अवस्था में पत्ती की निचली सतह को कुरेदते हैं और बाद में पत्तों के टूटे हुए धब्बे पतले पपीते के समान दिखाई देते हैं। पूरी तरह से विकसित लार्वा पूरे पत्ते, फूल और बढ़ते फलों को खा जाते हैं। फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार द्वारा खरीफ सीजन 2025 के लिए फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत किसान 31 जुलाई 2025 तक आवेदन कर धान, कपास, बाजरा, मक्का सहित अन्य खरीफ फसलों का बीमा करा सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जो किसान धान, बाजरा, मक्का व कपास जैसी फसलें बो रहे हैं वह इस योजना में शामिल होकर फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। फसल बीमा योजना के तहत यदि किसी कारणवश फसल खराब हो जाती है तो उसकी भरपाई किसानों को की जाती है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि खरीफ 2025 की फसलों की प्रीमियम राशि धान फसल के लिए 2124.98 रुपए, बाजरा के लिए 1024.36 रुपए, मक्का के लिए 1089.74 रुपए व कपास के लिए 5435.05 रुपए प्रति हेक्टेयर के दर से किसान द्वारा बीमा करवाने के लिए अदा करनी होगी।
राजस्थान के कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पारंपरिक कृषि से आगे बढ़कर उत्पादकता और कृषकों की आय बढ़ाने के लिए नवीन कृषि पद्धतियों को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने पारंपरिक और जैविक खेती पर जोर देते हुए कहा कि कृषक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करें और इसके लिए विभागीय अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने शुक्रवार को पंत कृषि भवन में विभागीय अधिकारियों और कंपनियों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में कृषि विकास, मृदा की स्थिति, कृषि में एआई का उपयोग, कृषि यंत्रीकरण और बायो फर्टिलाइजर व पेस्टिसाइड के उपयोग पर कंपनी प्रतिनिधियों द्वारा पीपीटी के माध्यम से प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर किरोड़ी लाल ने बताया कि एआई का उपयोग कर किसान बेहतर तरीके से फसल प्रबंधन, कीट एवं रोग का पता लगाना, मौसम का पूर्व अनुमान आदि का समय से ही पता लगाया जा सकता है। एआई द्वारा फसलों के रोगों की समय पर पहचान कर किसान उचित कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग कर फसल में होने वाले नुकसान से बच सकते हैं और अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और बार बार एक ही फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता घट जाती है और मिट्टी की स्थिति सुधारने के लिए रासायनिक उर्वरकों की जगह किसानों को गोबर खाद, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना चाहिए। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों का गन्ना की बिक्री होते ही जल्द भुगतान किया जाए। उन्होंने किसानों के बकाया भुगतान का भी शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया है। राणा शुक्रवार को चंडीगढ़ में विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कृषि मंत्री ने अधिकारियों से नारायणगढ़ शुगर मिल से संबंधित गन्ना उत्पादकों के बकाया भुगतान के बारे में चर्चा की और इस दिशा में यथाशीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मिल में गन्ना पिराई का कार्य निरंतर चलता रहना चाहिए और किसानों के गन्ने का भुगतान भी साथ साथ करते रहें। राणा ने बैठक के बाद कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के प्रति संकल्पबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि किसानों की खेती की लागत कम हो और उनकी पैदावार लगातार बढ़ती रहे और खेत की मिट्टी की सेहत अच्छी रखने के लिए प्रयोगशालाओं में जांच करने के बाद किसानों को फसल की बिजाई की सलाह दी जा रही है। अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और रासायनिक खाद पर निर्भरता कम से कम हो, इसके लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने यह भी कहा है कि राज्य के किसानों को परंपरागत खेती के बजाय आधुनिक अथवा विविधीकरण के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है। मत्स्य पालन और पशुपालन के क्षेत्र में भी व्यवसाय शुरू करने वाले किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। और राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से मानसून मेहरबान है। इस बार मानसून की एंट्री राजस्थान में बेहद दमदार रही है। अच्छी बारिश के कारण बांधों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है और अब तक 213 सूखे बांधों में पानी आ चुका है और 76 बांध लबालब हो गए हैं। किसानों को पानी मिलने से अच्छी फसल होने की उम्मीद है। राजस्थान में पानी से लबालब हुए बांध। राजस्थान के लिए मानसून लाया खुशखबरी। राजस्थान में अच्छी बारिश से बढ़ा बांधों का जलस्तर। राजस्थान के बांधों में पहुंचा 58% से अधिक पानी। छह बांध हुए लबालब, जनता खुशी से झूमी। किसानों को पानी मिलने से अच्छी फसल होने की उम्मीद। राजस्थान में मानसून में अच्छी बारिश के कारण बांधों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सबसे पहले कोटा बैराज की बात करें तो चंबल नदी में लगातार पानी की आवक के चलते कोटा बैराज से पानी की निकासी की जा रही है। कोटा बैराज की भराव क्षमता 854 फीट है। बांसवाड़ा में स्थित माही डैम का जलस्तर बढ़कर 272.25 मीटर पहुंच गया है और कुल भराव क्षमता 281 मीटर है। वहीं चित्तौड़गढ़ के राणा प्रताप सागर बांध का जलस्तर 1153.79 फीट तक पहुंच गया है। इसकी भराव क्षमता 1157.50 फीट है। टोंक जिले के 34 बांधों में टोडी सागर, मासी और सहोदरा सहित 7 बांधों में 75% से अधिक पानी की आवक हो चुकी है। वहीं जिले के सबसे बड़े बांध बिसलपुर बांध का जलस्तर भी
314.15 मीटर के पार हो चुका है। इस बार पानी की अच्छी आवक हुई है और अगर पिछले वर्षों के डेटा अपन देखें तो ऐसा प्रतीत है, पिछले डेटा के कंपेयर में 25 साल में जुलाई माह के अंदर पहली बार डैम का इतना अच्छा जल स्तर प्राप्त हुआ है और बारिश की जो संभावनाएं लग रही है और पानी की जो आवक है उससे ये लग रहा है कि इस बार पिछले वर्षों की तुलना में पहले गेट खुलने की संभावना है। सागर बांध में अभी लगभग 440 एमक्यूएम पानी आ चुका है, जिसके प्रमुख सोर्स यहाँ पर गुंजाली नदी है और इसकी सहायक नदियाँ हैं जैसे फाल्गु है और रावत भाटा का लोकल कैचमेंट छोटे बड़े नाले जो बांध में जुड़ते हैं। जौहलपुर जिले का जो एवरेज रेनफॉल है वो 650 mm है। बांधों की बात करें तो बांध हमारे पास जो है पहले हमारे सिंचाई विभाग के पास 7 बांध थे, लेकिन अभी हमारे पास 18 बांध जो है पंचायती राज के और आ चुके हैं। पानी की मात्रा बढ़ने के बाद इस बार प्रदेशवासियों में भी खुशी की लहर है। लोग बांधों को देखने भी पहुंच रहे हैं। वहीं किसानों को भी फसल पैदावार अच्छी होने की उम्मीद है। बढ़िया बारिश हो रही है क्षेत्र में, इससे बांध का जो भराव है वो पूर्णतः जो भराव सीमा जो है बांध की उसके नज़दीक पहुंच चुका है। अब ईश्वर ने चाहा तो कुछ ही समय में बांध के गेट भी खुल जाएंगे और इससे आने वाले समय में किसानों के फसलों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो पाएगी। कोटा बैराज के गेट खुल रहे हैं, अच्छा पानी आ रहा है इसमें, इससे पानी से बहुत अच्छे फायदे होते हैं हमारे तो किसानों को काम भी आते हैं। बारिश बढ़िया हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हुई है और किसानों के लिए बढ़िया है, अच्छा है, फसल के लिए अच्छा है। हम घूमने आए थे यहाँ से देखने में कोटा बैराज एक नंबर सीन हो रहा है। मतलब राजस्थान के बांधों में 58% से अधिक पानी पहुंच गया है, जो पिछले साल से 15% अधिक है। इन बांधों में पानी की चादर देखने स्थानीय लोग और पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। जल्द ही बांधों के पूर्ण भरने की संभावना है, जो कि खुशहाली का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में बारिश जारी है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में आज और कल बादल घिरे रहेंगे, बूंदाबांदी होने की संभावना है। तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए आज आंधी, बिजली और तूफान की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर शुक्रवार बहुत तेज बारिश हुई। आज भी हालात ऐसे ही रहेंगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 21 जुलाई को गरज चमक के साथ अच्छी बारिश होने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई स्थानों पर 23 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। अगले 7 दिन पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कई स्थानों और मैदानी इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण भारत की बात करें तो केरल, पुडुचेरी के माहे, तमिलनाडु और तटीय कर्नाटक में मूसलाधार बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा में भी आज भारी बारिश हो सकती है। अगले 6 से 7 दिन के दौरान केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश का पूर्व अनुमान है। IMD ने 22 जुलाई तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड में सेब क्रांति को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की गई, जिसका साक्षी बना उन्नति उत्कृष्ट किसान सम्मान समारोह। इंडो डच हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी और कोको कोला इंडिया फाउंडेशन के साझा प्रयास से शुक्रवार को नैनीताल के चांफी में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के दूर दराज इलाकों से आए 100 मेहनती किसानों को उनके बेहतरीन योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी रहे। उन्होंने मंच से 50 चयनित किसानों को प्रशस्ति पत्र, नगद पुरस्कार और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कोश्यारी ने किसानों की सराहना करते हुए कहा कि ये किसान उत्तराखंड की नई पहचान बनेंगे। अब सेब सिर्फ एक फल नहीं बल्कि पहाड़ों की तरक्की का प्रतीक होगा। इंडो डच हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी के संस्थापक सुधीर चड्डा ने कहा कि अब तक उत्तराखंड में 3000 से ज्यादा उन्नति बागों की स्थापना की जा चुकी है। ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि उत्तराखंड में लाल क्रांति का आगाज है। और साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि किसानों को जल्द ही अखरोट, कीवी, प्लम, खुमैनी और बादाम की विदेशी प्रजातियों के पौधे भी दिए जाएंगे। और इस साल कंपनी द्वारा तैयार किए गए 5 लाख हाईटेक फेदर प्लांट देश भर में सबसे बड़ा उत्पादन है। ये किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़ी उपलब्धि है।
और बंजर जमीन से कमाई करने के लिए उसका उपजाऊ होना जरूरी है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में लगभग 960 लाख हेक्टेयर जमीन बंजर है। अलग अलग राज्यों में पड़ी इस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए लगातार कोशिशें होती रही हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने ऐसी जमीन को खेती करने लायक बनाने के लिए बागवानी, औषधीय पेड़ों का रोपण करने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के बागवानी अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर विपिन गुलेरिया ने कहा कि बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए मानसून का मौसम पौधरोपण के लिए उत्तम होता है। उन्होंने कहा है कि औषधीय और सुगंधीय पौधों की खेती कम लागत में अधिक मुनाफा देती है क्योंकि इसमें दवाओं का छिड़काव नहीं करना पड़ता। वैज्ञानिक डॉक्टर एम मुरुगनंदम ने कहा है कि मिट्टी की सेहत बेहतर करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बंद करना होगा और इसके साथ ही बारिश के समय मिट्टी के क्षरण को रोकने की जरूरत है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ने स्वागत किया है। कृषि क्षेत्र में पिछड़े जिलों के लिए स्वीकृत इस योजना को लेकर MACCIA के अध्यक्ष ललित गांधी ने कहा है कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि की नई राह खुलेंगी। सरकार के इस महत्वाकांक्षी निर्णय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के किसानों की समृद्धता लाने के विजन का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना, जिसका सालाना बजट करीब 24,000 करोड़ रुपए है, ये भारत के ऐसे 100 जिलों को चुनेगी जहां कृषि की उपज कम है, जहां सिंचाई कम है, जहां किसानों को ऋण कम दिया जा रहा है। ऐसे जैसे नीति आयोग के जो वन आकांक्षी जिलों की योजना थी, उसी तहत इस तरह योजना का स्वरूप बनाया गया है, जिसे अविकसित जिलों में किसानों को विशेष मदद दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की समृद्धि का एक नया आयाम खुलेगा। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। शुक्रवार को मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य रही, वहीं इसके सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। इसके भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 17 जुलाई को लहसुन का भाव रहा 9,000 रुपए, जो कि 18 जुलाई को 2,000 रुपए टूटकर 7,000 रुपए पर आ गया। वहीं महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में 17 जुलाई को लहसुन का भाव रहा 5,000 रुपए, जो कि 18 जुलाई को 1,000 रुपए बढ़कर 6,000 रुपए पर पहुंच गया। पंजाब की लुधियाना मंडी में इस दौरान लहसुन का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां दोनों दिन 17 और 18 जुलाई को लहसुन 3,300 रुपए पर बिका। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में लहसुन के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 18 जुलाई को इसका भाव 750 रुपए बढ़कर 4,750 रुपए से 5,500 रुपए पर पहुंच गया। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में लहसुन की खरीद नरमी के साथ हुई। यहां 17 जुलाई को इसका भाव रहा 6,700 रुपए, जो कि 18 जुलाई को 200 रुपए गिरकर 6,500 रुपए पर आ गया। लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया। भारतीय लहसुन की मांग खासतौर पर पश्चिमी देशों से बढ़ी है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासी वृद्धि देखने को मिली। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन का इजाफा हुआ है।
गर्मी सीजन के चलते मंडियों में नींबू के भाव में बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि बीते 2 दिनों के दौरान देश की ज्यादातर मंडियों में नींबू के भाव स्थिर रहे। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 17 जुलाई को नींबू का भाव रहा 1700 रुपए, जो कि 18 जुलाई को 200 रुपए टूटकर 1500 रुपए पर आ गया। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में 17 और 18 जुलाई को नींबू के सौदे 4200 रुपए पर हुए। इसी तरह पंजाब के लुधियाना मंडी में नींबू का कारोबार बिना किसी फेरबदल के साथ हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 17 और 18 जुलाई को नींबू 2000 रुपए पर बिका। राजस्थान की जयपुर मंडी में स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। 17 जुलाई को इसका दाम रहा 2200 रुपए, जो कि 18 जुलाई को भी 2200 रुपए पर बरकरार रहा। साथ ही उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में गुरुवार को नींबू का भाव रहा 4000 रुपए, जो कि शुक्रवार को बिना किसी बदलाव के 4000 रुपए पर टिका रहा। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताजा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कोंकण गोवा में धान की रोपाई करें। किसान आम की बुवाई कर सकते हैं, यहीं काजू की रोपाई कर लें। साथ ही कपास की बुवाई करने का समय उचित है, वहीं सोयाबीन की बुवाई करें। कोंकण गोवा में मक्के की बुवाई कर सकते हैं, इस समय मूंगफली बोएं। किसान प्याज की बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा उड़द की बुवाई करें, यहां मूंग की बुवाई कर लें। मराठवाड़ा में सोयाबीन बोएं। किसान टमाटर की रोपाई कर सकते हैं, वहां हरी मिर्च की रोपाई करें। इसी तरह बैंगन की रोपाई के लिए समय उपयुक्त है। अभी गन्ने में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में गन्ने में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। विदर्भ में सोयाबीन की बुवाई कर लें। अभी कपास की बुवाई कर सकते हैं, इसके साथ ही अरहर की बुवाई करते रहें। किसान बाजरे के खेत में गुड़ाई और निराई कर लें। विदर्भ में मक्के के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा मूंग के खेत में निराई और गुड़ाई करने का समय उचित है। यहां पर किसान उड़द के खेत में गुड़ाई और निराई करते रहें। इसी तरह हल्दी के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। विदर्भ में बैंगन की रोपाई कर लें। किसान हरी मिर्च की रोपाई कर सकते हैं, वहीं धान की रोपाई करते रहें। धान के खेत की उचित देखभाल करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है।
वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में संसद के मॉनसून सत्र को लेकर बैठकों का दौर जारी है। शुक्रवार शाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू शामिल हुए। इस बैठक में सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। सरकार ने संसद सत्र से एक दिन पहले कल संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा होगी। कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का रास्ता साफ हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर महाभियोग के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल एकमत हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजधानी में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और इसी क्रम में शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाकों में आतंकवाद रोधी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामलों की जांच के सिलसिले में गूगल और मेटा को नोटिस जारी किया है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों के साथ मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में राज ठाकरे के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। भाषा विवाद के मामले में मुंबई के वकील घनश्याम दयालु उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। केशव स्मारक शिक्षा समिति के 85वें स्थापना दिवस समारोह में आईटी मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उत्पादक देशों में से एक बनने जा रहा है। मथुरा के यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार इको कार और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग हादसे में घायल हुए हैं। चुनाव आयोग ने बिहार के लगभग सभी मतदाताओं से सीधा संपर्क स्थापित कर लिया है। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के तहत 94.68% मतदाता शामिल कर लिए गए हैं। बिहार पुलिस को कल देर रात बड़ी कामयाबी मिली। सूत्रों के मुताबिक पटना के पारस हॉस्पिटल के अंदर कुख्यात चंदन मिश्रा की हत्या मामले में बाकी के 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।